अगर आपको इस कहानी के पिछले भाग सुनना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ ही कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, तो वहां से जाकर सुन सकते हैं। अब सुनिए आगे। सुषमा जी के कान लगा के सुन रही थी। वो किसी को इतने प्यार से गुड नाइट बोलने का एकदम हैरान हो गई। मन में ये इतनी रात को किससे बात कर रहा है, पता तो लगाना ही होगा। अरुल सुन तो। अरुल पीछे मुड़कर, हाँ मम्मा क्या हुआ? सुषमा जी, ये तू किससे बात कर रहा था और इतने प्यार से बाय और गुड नाइट? मुझे तो कभी नहीं कहा। अरुल, ओ मम्मा, वो मेरी एक फ्रेंड था। हाँ, उसे ही कह रहा था। ओके, मैं कपड़े बदल कर आया। सुषमा जी, कपड़े बदल कर क्या करना है? ऐसे ही खा ले खाना। अरुल, मुझे वापस जाना है ना, ऑफिस में बहुत काम है। सुषमा जी, कहीं नहीं जाना, चुपचाप कपड़े बदल और खाना खाकर रूम में जाकर सो। रोज रोज रात को बाहर रहना ये कोई अच्छी आदत है? अरुल, मम्मा ऑफिस का काम है तो। सुषमा जी, तो कुछ नहीं, आज तू कहीं नहीं जाने वाला बस। अरुल मन मारकर रूम में चला गया। सुषमा जी उसे जाते देख मन में, कल भी इसे रोक कर ही रखूंगी, पता नहीं कब हाथ से बाहर हो जाए। उससे पहले ही उसकी शादी करवानी पड़ेगी। कल एक काम करती हूँ, किसी बहाने से आर्मी को भी बुला ही लेती हूँ। एक बार मिलेंगे तो जल्दी से शादी भी फिक्स करवा दूंगी। अरुल ने रूम में जाकर आर्मी को कॉल करके कल सीधा ऑफिस में ही मिलने की बात कही। प्रतिष्ठा बैठी हुई कुछ सुन रही थी, तभी उसके हाथ में प्रतिष्ठा ने कुछ रख दिया। प्रतिष्ठा, ये क्या है? प्रतिष्ठा, ये मैंने तुम्हारे लिए लाया है और इसमें तुम्हारे लिए सरप्राइज है जो तुम्हें कल मिलेगा। प्रतिष्ठा, क्यों, अभी बताइए ना, इसमें क्या है? प्रतिष्ठा, कल तक वेट करो, तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा। सो लेट्स स्लीप। प्रतिष्ठा, लेकिन मुझे इसके पीछे रात भर नींद नहीं आएगी। प्रतिष्ठा, तो फिर जागी रहो समझी, लेकिन मैंने सिर्फ अभी हिंट दिया है, बाकी का कल। प्रतिष्ठा, आप मुझे बताओगे नहीं? प्रतिष्ठा, तुम जो कुछ भी कर लो, ये सरप्राइज है, मैं कल ही बताऊंगा और अपना मुंह कल सुबह ही खोलना। प्रतिष्ठा उठकर जाने लगता है तो प्रतिष्ठा ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। आप मेरी कमजोरी का फायदा नहीं उठा सकते, प्लीज बता दीजिए ना क्या है इसमें। प्रतिष्ठा कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप उसे देखता रहा, लेकिन वो बस बता देने के लिए रट लगाई हुई थी। आप इधर ही है तो बोल क्यों नहीं रहे? और उसके चेहरे पर हाथ फेरने लगी। प्रतिष्ठा वही बस उसकी हरकतों को देख रहा था, कुछ बोला नहीं। प्रतिष्ठा को पता चल गया कि वो जानकर कर रहा है, इसीलिए वो वहां से उठकर मुंह बनाकर चली गई। प्रतिष्ठा, बस इतना याद रखो कि इस सरप्राइज में तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। प्रतिष्ठा फिर भी बिना सुने बेड पर जाकर सो गई। अगली सुबह सब लोग रेडी होकर बाहर आ चुके थे, नाश्ता कर रहे थे, तभी घर का डोर बेल बजी। सर्वेंट गया तो सामने उषा जी और अविनाश जी खड़े थे। सर्वेंट जी, आपको किससे मिलना है? उषा जी, हटो यहाँ से, हमें हमारी बेटी से मिलना है। सर्वस्वी प्रतिष्ठा, कहाँ हो तुम दोनों? सर्वेंट, देखिए मैडम जी, ऐसे चलिए मत, अभी बुला देते हैं। अविनाश जी, हाँ बाहर बुलाइए हमारी बेटियों को, हमें उन्हें ले जाने आए हैं। तब तक सरस्वी वहाँ बाहर आ गई। पीछे पीछे संकल्प और बाकी सब भी आ चुके थे। उषा जी, सरू, तीसू, हम तुम दोनों को लेकर जाने आए हैं, चलो घर। अविनाश जी, हाँ चलो अपने घर, हमें बताया पड़ोसियों ने कि तुम दोनों यहाँ पर हो तो तुम दोनों को लेने ही चले आए। सरस्वी, क्यों, आपको हमसे क्या मतलब? अविनाश जी, ये कैसी बातें कर रही हो सारू बेटा, अपने घर तो जाना ही होता है ना। प्रतिष्ठा आगे आकर, यही है हमारा घर, अब हम कहीं नहीं जाएंगे। उषा जी, दिमाग तो ठिकाना है ना तेरा? सरस्वी, उसने कुछ भी गलत नहीं कहा, अब यही है हमारा घर, हम कहीं नहीं जा रहे। और आप दोनों ये बताइए, आप दोनों हैं कौन जो हमें लेने आए हैं? उषा जी, अगर बढ़कर उसे थप्पड़ मारने को हुई तो संकल्प ने उनका हाथ पकड़कर नीचे कर दिया। संकल्प, माफ करिएगा, लेकिन मेरी ही घर में मेरी ही पत्नी पर हाथ नहीं उठा सकती। उषा जी, पत्नी? कौन सी पत्नी? होश में तो हो, ये हमारी बेटियां हैं, समझे? सरस्वी, बेटियां थी लेकिन उसी दिन मर गई जिस दिन आपने प्रतिष्ठा को उस आश्रम में छोड़ा था। मैंने कितने भरोसे से आपको उसकी जिम्मेदारी दी थी, लेकिन आप लोगों ने क्या किया? मैं आप दोनों को आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप लोग यहाँ से चले जाइए। अविनाश जी, सरू, हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम्हें अगर कोई पसंद ही था तो हमें बताया होता, क्यों इस तरह से इतना बड़ा फैसला ले लिया? आपने माँ बाप को बताना भी जरूरी नहीं था। सरस्वी, सॉरी पापा जी, लेकिन कभी कभी ऐसा समय आ जाता है, तब हमें अकेले ही कुछ फैसले लेने पड़ते हैं और मुझे अपने फैसले पर कोई अफसोस नहीं।
सरस्वती प्रतिष्ठा को लेकर वापस डाइनिंग एरिया में जा ही रही थी, लेकिन तभी चित्रा जी उन दोनों को अपने साथ लेकर वापस अविनाश जी और उषा जी के पास चली गई। चित्रा जी, जो कुछ भी हुआ वो सब इतना अचानक था कि किसी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन अब जब शादी हो चुकी है तो आप अपनी दोनों बेटियों को आशीर्वाद देकर अपना नहीं सकते। देखिए, माना कि गलती हुई है, लेकिन एक सच ये भी है कि दोनों ही एक तरफ से गलती हुई, तो आप इन्हें माफ कर दीजिए और ये आपको कर देंगे। सरस्वती, कोई बेशक इन्हें माफ करे, लेकिन मैं कभी नहीं करूंगी। चित्रा जी, देखो बेटा, जैसे बच्चे चाहे जितना भी गलती कर ले, फिर वो बड़े हो या छोटी, माता पिता माफ कर देती है, वैसे ही तुम भी इन्हें माफ कर दो। प्रतिष्ठा, हाँ दी, जो होना था वो हो चुका, प्लीज माँ बाप पापा को माफ कर दो। जो हो चुका है उसे तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन हम उनके साथ ऐसे पेश आए, उनसे भी बड़ी गलती कर रहे हैं। सरस्वती अपने मामा पापा की तरफ देखने लगी, जो आंखों में आंसू लिए उसे ही देख रहे थे। सरस्वती आगे पढ़कर उन्हें गले लगा लिया और प्रतिष्ठा भी। फिर सबने मिलकर नाश्ता किया। उषा जी, देखिए बहन जी, जो कुछ भी हुआ इसके लिए हम शर्मिंदा है, लेकिन अब शादी हो चुकी है तो कुछ हमारी तरफ से रस्में भी बाकी है जो हम करना चाहते हैं। तो क्या हम इन दोनों को अपने साथ घर लेकर जा सकते हैं? चित्रा जी, बिल्कुल, ये आपकी ही बेटियां है और फिर शाम को मैं संकल्प से कह दूंगी, वो उन्हें लेने आ जाएगा। प्रतिष्ठा, ओ मम्मा, मुझे कहीं जाना था, आज प्रतिष्ठा जी के साथ अर्जेंट है, मैं कल आ जाऊंगी, लेकिन आज नहीं हो पाएगा। अविनाश जी, कोई बात नहीं, आज सरस्वती को ले जाते हैं, कल प्रतिष्ठा आ जाएगी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। उषा जी, अविनाश जी और सरस्वती सब लोग गुप्ता हाउस के लिए रवाना हो गए। संकल्प ने चित्रा जी को फ्लाइविंग में छोड़कर अपने ऑफिस चला गया। प्रतिष्ठा और प्रतिष्ठा भी ड्राइवर के साथ निकल गए। घर पर सिर्फ आरिणी ही, वो तो अरुल इंतजार में थी। अभी वह इंतजार में थी, तभी उसका फोन बजा कि सुषमा जी का था। सुषमा जी, आरिणी बेटा, मुझे ना तुमसे काम था, तुम फ्री हो क्या? आरिणी, क्यों, क्या हुआ आंटी जी? सुषमा जी, नहीं, मुझे तुमसे पूछना था कि तुम हमारे घर आ सकती हो क्या? कुछ काम था बेटा। आरिणी, आंटी जी, मैं ना आज बहुत बिजी हूँ, तो मैं शायद नहीं आ पाऊंगी। सुषमा जी, अच्छा बेटा, तुम बिजी हो तो हम ही तुम्हारे घर आते हैं, वैसे भी घर पर तो तुम अकेली ही हो, भाई साहब और भाभी तो बाहर गए हुए हैं ना। आरिणी, नहीं आंटी, मैं घर पर भी नहीं हूँ। सुषमा जी, तो फिर क्या कर सकते हैं? तुम्हारे अंकल को जरूरत थी, अगर तुम्हारे पापा होते तो उनसे पूछ लेते। कोई बात नहीं, उन्हीं को फोन करके पूछ लेते हैं। आरिणी फोन साइड कर कर, ओ नो, अगर उन्होंने पापा को फोन लगाया तो मैं तो पकड़ी ही जाऊंगी, और मैं भी वैसे ही बहुत ज्यादा ही सोच रही हूँ, अंकल का काम हुआ तो होकर ही आती हूँ, उनमें क्या। अच्छा आंटी जी, मैं आती हूँ, थोड़ा सा टाइम निकाल कर। सुषमा जी, अरे वाह बेटा, ठीक है, तुम थोड़ा सा जल्दी करना, वरना वो सिर्फ तुम्हारे इंतजार में बैठे हैं, उनको लेट होगा ना। आरिणी, अब बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं बस आधे घंटे में पहुंच जाऊंगी वहाँ। सुषमा जी ने फोन काटा। अभी सरुण को भी सेट करती हूँ, फिर उसके पापा को समझा दूंगी अपना प्लान। सुषमा जी ने अरुण को उठाया। आज वो रोज से देरी तक सो रहा था, उसे उठाने के बाद जल्दी से तैयार होने बोला। वापस नीचे जाकर सब कुछ दीपक जी को भी समझा दिया। अब बस इंतजार था तो आरिणी का आने का। दीपक जी स्टडी रूम में थे, सुषमा जी बस हॉल में इधर से उधर चक्कर काट रही थी। अरुण अभी अपने रूम में ही था, तभी डोरबेल बजी। सुषमा जी ने दरवाजा खोला तो सामने आरिणी थी। दोनों ने मुस्कुराकर एक दूसरे को ग्रीट किया। सुषमा जी आरिणी को अंदर ले गई। आरिणी, आंटी जी, अंकल कहाँ हैं? दरअसल मुझे जरूरी काम से जाना भी था, तो जल्दी काम खत्म करके निकलूं। सुषमा जी, हाँ बेटा, वो सामने स्टडी रूम में ही बैठे थे, जाओ उनसे बात करो, तब तक मैं नाश्ते के लिए कुछ लाती हूँ। आरिणी स्टडी रूम में चली गई। दीपक जी से बातचीत करने के लिए वहीं बैठी। वो उससे बस बिजनेस के रिलेटेड कुछ सवाल जवाब कर ही रहे थे या यूं कहे टाइम पास कर रहे थे, तभी अरुण ऊपर से आया। सुषमा जी जल्दी से आ गई। अच्छा बेटा, सुन, हो तेरे पापा की दोस्त की बेटी। अरुण, कितनी बार कहा है आपसे मुझे किसी से शादी वादी नहीं करनी, फिर भी बात। सुषमा जी, अभी तेरे कोई फेरे नहीं पड़वा रही हूँ, जाकर वहाँ उनके साथ बैठ थोड़ी देर, वो भी बिजनेस डिस्कशन कर रहे हैं, तुम्हें भी थोड़ा आइडिया लग जाएगा। मैं नाश्ता लेकर आती हूँ।
अरुण स्टडी रूम की ओर बढ़ गया। सामने सोफे पर दीपक जी थे और उनके साथ एक सोफे पर एक लड़की जिसकी पीठ दरवाजे की ओर थी, वह भी उससे कुछ कह रही थी। अरुण अंदर गया तो दीपक जी बोले, अरे बेटा, ये है मेरे दोस्त राघव बत्रा की इकलौती बेटी आरणी बत्रा। आओ। और आरणी ये मेरा बेटा अरुण अरोड़ा। दोनों ने एक दूसरे के नाम सुने तो वो दूसरे की ओर देखा और 440 वोल्ट का झटका दोनों को लगा। दोनों के ही एक्सप्रेशन बिल्कुल नॉर्मल थे। अरुण आगे बढ़कर आरणी के सामने हो गया और उसे गौर से देखने लगा। अरुण ने जानबूझकर अपना हाथ आगे किया। हेलो मिस आरणी, आई एम अरुण अरोड़ा। आरणी हाथ मिलाकर, हेलो अरुण जी। और बेटे, तुम दोनों खड़े क्यों हो? वैसे तुम दोनों मिले हो पहले? अरुण उसे देखते हुए, लग तो रहा है पापा की शायद मैं जानता हूँ, लेकिन अब दिमाग से सब कुछ मिट गया। शायद गलत फहमी हो गई थी, मैं इन्हें नहीं जानता। तब तक सुषमा जी अंदर आ गई। सबके लिए गर्मा गर्म नाश्ता लाई है। अरुण, माँ मुझे भूख नहीं है, मैं ऑफिस में खा लूंगा। आरणी, आंटी जी मैं तो अभी अभी नाश्ता करके आई हूँ, अंकल जी का काम ही हो गया तो अब मैं चलती हूँ, फिर मिलूंगी। सुषमा जी, अच्छा एक काम करो, तुम भी और उनके साथ ही चले जाओ, उसे भी नाश्ता नहीं करना है, वो भी जा ही रहा है। अरुण, मैं नाश्ता करने वाला हूँ। सुषमा जी, मैंने अब उसे कह दिया है ऑफिस में ही कर लेना, चल जा अब। अरुण जल्दी से बाहर चला गया और अरणी भी पीछे पीछे गई। दीपक जी, सुषमा उसे नाश्ता तो करने देती। सुषमा जी, नौटंकी करता है बस वो, और पहले खुद ने मना किया था ना, वैसे भी कर लेगा वो ऑफिस में नाश्ता। खैर मेरा काम हो गया, कम से कम दोनों एक दूसरे से मिले तो लिए। अरुण गुस्से में था और अरणी बस उसे ही देख रही थी, जो अपना गुस्सा सिर्फ स्टेयरिंग और गेट पर निकाल रहा था। अरणी, अरुण जी मेरी बात तो सुनिए, कब से आपसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ। अरुण, कौन है यहाँ? अरुण जी, तुम मुझे जानती हो क्या? शायद तुम तो फिर भी जानती होगी, लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानता। अरणी, मैं वही तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ, मेरी बात तो सुनिए एक बार। अरुण, क्या सुनूं? हाँ, जब बताना था तब तो बताया नहीं, अब जब सब मुझे खुद से पता चला तो सफाई पेश कर रही हो, कुछ नहीं सुनना मुझे। आरणी, प्लीज आप एक बार मेरी बात सुनिए तो सही, उसके बाद आप जो फैसला लेंगे मुझे मंजूर होगा। अरुण ने गुस्से में ब्रेक लगाकर बाहर निकला और बाहर आकर गुस्से से बालों पर हाथ फेरा और टायर पर किक कर दिया। ये लोग एक तालाब के पास रुके थे। अरुण दूसरी साइड गया, आरणी को जबरदस्ती दोनों बाजू से पकड़कर बाहर निकाला। अरुण, हाँ अब बताओ क्या सफाई पेश करनी है तुम्हें? अरे मैं इतने दिनों से सोच रहा था, मैंने किसी की जिंदगी खराब कर दी। एक गिल्ट था अंदर की, बेशक तुम्हारा कोई नहीं, मैंने अब अगर ये गलती कर दी है तो तुम्हें मुझे प्यार, परिवार का प्यार दूंगा, एक फैमिली मिल जाएगी तुम्हें। और तुमने क्या किया? सबसे झूठ बोला, मुझसे झूठ बोला, मतलब कि मैं ही बेवकूफ था। इतने दिनों से जो लड़की मेरी पत्नी बनकर रह रही थी, जिसे मैंने दिल से अपनाया, उसने तो मुझे समझा ही नहीं, बस हर वक्त हर कदम पर बेवकूफ बनाती रही और मैं यूं ही किसी अनजान की बातों पर विश्वास करता रहा। दिमाग खराब था मेरा। अरणी रोते हुए, अरुण जी प्लीज जो मैं कह रही हूँ उसे एक बात तो सुन लीजिए प्लीज, मैं आपको सब समझाती हूँ। अरुण कंधे पर दबाव कसते हुए, क्या समझाना है बाकी? सही कि तुमने किस तरह से सब खेल खेला मेरे साथ, बोलो बताओ क्यों किया? टेल मी डैम इट। अरणी रोते हुए, हमारी शादी हुई उसमें मेरा हाथ नहीं था, ये सच है। हम मिले ये भी इत्तेफाक था, मुझे इन सब में कोई उम्मीद नहीं थी। मैं तो हॉस्टल में बेंगलोर में पढ़ती थी, लेकिन कॉलेज में बीच से ही मेरे पापा ने मुझ पर शादी का प्रेशर डाल दिया, वो भी अपने ही दोस्त के बेटे से। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी, इसीलिए घर से भाग गई। लड़के वाले से मिलने से पहले ही स्टेट से बाहर नहीं जा पाई क्योंकि पापा के आदमियों का पहरा था। फिर मैं भूले भटके उस एनजीओ में पहुंची और ब्लाइंड होने का नाटक, वहाँ भी किस्मत खराब थी जो ये सब हुआ। अगले दिन आपको वहाँ देखा, उसके बाद आपसे शादी हो गई, बस यही सच्चा है मेरा। अरुण, माना तुमसे ये सब किया, लेकिन बाद में तो मुझे सच्चाई बता सकती थी ना। अरणी, अगर आपको सच्चाई बता देती तो आप मुझे मेरे घर छोड़ देते और हमारे बीच सब कुछ खत्म कर देते और फिर हमारी शादी इन ब्लीडिंग हो जाती, जो मैं यही चाहती थी। अरुण, मुझे तुम्हारा समझ नहीं आ रहा,
एक तरफ मुझे शादी नहीं करनी, दूसरी तरफ मुझसे हो गई तो तोड़नी नहीं। आखिर मजरा क्या है सब? आरनी गर्दन नीचे कर सुबुकते हुए, क्योंकि मैं आपसे प्यार करती थी। अरुल, क्या? अब ये कब हुआ? मतलब तुमने मुझे एक रात देखा और तुम्हें प्यार हो गया? हंसते हुए, स्ट्रेंज, आजकल का प्यार भी 1 मिनट में हो जाता है। आरनी, ये कोई 1 मिनट वाला प्यार नहीं है, 6 महीने से प्यार करती हूँ। रोज आपको देखती थी, समझे? ऐसे क्या घूर रहे हैं? जिस कॉलेज में आप फाइनल में थे उसी कॉलेज में फर्स्ट ईयर में थी। आपने तो कभी मुड़कर मुझे नहीं देखा, पर मैं हर पल देखती थी आपको। तब से ही करती हूँ प्यार, हमेशा आपके साथ रहना चाहती थी। किसी और से शादी करने से पहले कहीं चली जाना बेहतर समझी। ये गलती थी मेरी, बस हो गई ना। अब आपको तसल्ली, अब मिल गए जवाब। आरनी का रोना जारी था और अरुल को तो कुछ सूझ नहीं रहा था, वो बस उसे ही देख रहा था। आरनी, अब आपको जब सच पता चल ही चुका है तो देर किस बात की? मैं खुद ही वापस अपने घर चली जाती हूँ और कर लेती हूँ किसी और से शादी, और आप भी खुश रहिए, मैं भी खुश रहने की कोशिश करूंगी। आरनी 2 कदम आगे बढ़ी। अरुल ने उसके बाजू से पकड़कर उसे खींचकर गले से लगा लिया। पता होगा दूसरी शादी करना इलीगल है। आरनी, पहला पति ही इतना अत्याचारी हो जिसे आपको प्यार की कदर ना हो, उससे बेहतर तो दूसरी शादी ही है। अरुल हंसते हुए, वैसे अगर तुम भागी नहीं भी होती तब भी शादी तो तुम्हारी मुझसे ही होनी थी। आरनी, इतना पता होता तो इतने जोखिम थोड़ी ना उठाती। अरुल, ये तो वही बात हो गई, सिंपल तरीके से सब कुछ अचूका था। लेकिन नहीं, तुमने तो अपने हाथों से ही पापड़ बेलने थे। लो अब बजा। आरनी उसे मारते हुए, कितने खराब है आप, मजाक लेते हैं मेरा? अरुल, नहीं यार। अच्छा चलो अब घर जाकर पहले मामा पापा को बता दे, वो भी हम एक दूसरे को मिलवाने के लिए न जाने कितने पापड़ बेल चुकी हैं। दोनों गाड़ी में बैठे और घर के लिए निकल गए। अरुल और आरनी ने घर जाकर सुषमा जी और दीपक जी को सच बता दिया। पहले तो वो थोड़ा नाराज हुए, लेकिन फिर मान गए, क्योंकि सुषमा जी को आरनी पहले से ही बहुत पसंद थी। उन दोनों ने शुरू से अंत तक सब कुछ उन्हें बता दिया, इसलिए उन्होंने उसे स्वीकार लिया और अच्छे से उसका स्वागत किया। आज सुषमा जी ने आरनी को ऑफिस नहीं जाने दिया। अरुल ऑफिस के लिए निकल गया। प्रतिष्ठा को जरूरी काम से जाना पड़ गया तो प्रतिष्ठा ने उसने दूसरी गाड़ी में बिठाकर ड्राइवर से एड्रेस बताकर वहां पहुंचाने के लिए कह दिया और खुद वहां से चला गया। प्रतिष्ठा घर से निकली तो बीच के रास्ते में गाड़ी रुक गई। उसने ड्राइवर से पूछा, क्या हुआ भैया, गाड़ी क्यों रोक दी? ड्राइवर, मैडम जी, एक औरत आगे खड़े होकर मदद मांग रही। अभी वो बोल ही रहा था तभी एक औरत ड्राइवर के पास आकर बोली, देखिए हमें आपकी मदद चाहिए, मेरी बहू ने पेन स्टार्ट हो गया है और हमारी गाड़ी खराब हो गई है। बीच रास्ते में जब तक दूसरी गाड़ी आएगी तब तक बहुत देरी हो जाएगी। ड्राइवर, देखिए हमारे सर ने जल्दी से पहुंचने के लिए कहा है, हम आपकी मदद नहीं कर सकते। प्रतिष्ठा, नहीं भैया, हमें इनकी मदद करनी होगी, आप इन्हें लाने के लिए बोल दिए यहाँ। मेरे कहीं भी पहुंचने से जरूरी किसी की जिंदगी है। उस औरत ने बस इतनी ही आवाज सुनी और ड्राइवर से मदद के लिए कहकर अपने ड्राइवर की मदद से उस लड़की को प्रतिष्ठा की गाड़ी तक लाई। वो औरत रिया और उसकी सास थी। रिया को अंदर बिठाकर जैसे ही उन्होंने थैंक यू बोला तो उन्हें उसका चेहरा दिखा। प्रतिष्ठा भी रिया की आवाज पहचान चुकी थी। प्रतिष्ठा, देखिए आंटी जी, किसी भी चीज से जरूरी इनकी जान। आप एक काम करिए, रिया दी को ड्राइवर भैया के साथ हॉस्पिटल ले जाइए, मैं उतर जाती हूँ। रिया की सास, नहीं बेटा, तूने हमारी मदद की, जबकि मैंने तुझे कितना कुछ कहा और मेरी वजह से अपनी गाड़ी से उतरेगी तू? मुझे और शर्मिंदा मत करो। प्रतिष्ठा, आंटी जी आप दी को संभालिए, भैया आप जल्दी से गाड़ी हॉस्पिटल ले चलिए। ड्राइवर, पर मैडम सर ने तो आपको। प्रतिष्ठा, सर आपसे कुछ नहीं कहेंगे, मैं कह रही हूँ ना, आप जल्दी हॉस्पिटल ले चलिए। रास्ते भर प्रतिष्ठा रिया का हौसला देती रही। कुछ ही देर में वो सब हॉस्पिटल पहुँच गए। जल्दी से सब इंतजाम हो गए और रिया को अंदर ले चले गए। प्रतिष्ठा ने उन्हें उसका ख्याल रखने कहा तो रिया की सास उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, बच्चे को देखकर जरूर आना, मेरी दुआएं हमेशा तेरे साथ है। प्रतिष्ठा भी मुस्कुराते हुए, शुक्रिया, अब आप जाइए, उन्हें आपकी जरूरत है और बताइएगा कि पोता हुआ या पोती। रिया की सास, बिल्कुल, अब तुम भी जाओ, हमारी वजह से लेट हो गई और हमारी मदद के लिए शुक्रिया।
प्रतिष्ठा ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठकर निकल गई और बस यही प्रार्थना करती रही कि जल्दी से जल्दी प्रतिष्ठा के पास पहुंच जाए, क्योंकि जहां जाना था वो लोग टाइम के पक्के थे। प्रतिष्ठा स्टेट की सबसे बड़ी म्यूजिक कंपनी के बाहर खड़ा बस प्रतिष्ठा का इंतजार में था, लेकिन दिए गए टाइम पर वो नहीं पहुंची। उसे चिंता होने लगी। म्यूजिक डायरेक्टर टाइम का पक्का था और वो बस आने वाला था। अगर इस बार मौका हाथ से निकल जाता तो वो दोबारा शायद ही हाथ आए। प्रतिष्ठा ने मैनेजर से पूछा, डायरेक्टर कब तक आने वाले हैं? मैनेजर, अभी अभी पता चला है, कुछ एजेंसी की वजह से डायरेक्टर आज 1 घंटा देरी से आएंगे, तब तक सबको वेट करना होगा। आधा घंटा हुआ प्रतिष्ठा वहां पहुंची। ड्राइवर ने उसे वहां छोड़ आगे आकर प्रतिष्ठा से उसे लेने आया। प्रतिष्ठा, कहाँ थी तुम? मैंने तुम्हें टाइम दिया था ना, इतना लेट क्यों करता है क्या? इतना लेट कोई करता है क्या? प्रतिष्ठा, हाँ, वो रास्ते में मैं कुछ इमरजेंसी में आ चुकी थी तो वही देरी हो गई, लेकिन ऐसे भी ये कौन सी जगह है जहाँ 1 मिनट भी सांस भी नहीं ले सकते? प्रतिष्ठा, ये वही सरप्राइज है जो मैंने तुम्हें कल रात को बताया था। प्रतिष्ठा, लेकिन ये है क्या आखिर? प्रतिष्ठा, ये एक म्यूजिक स्टूडियो है जहाँ अपना पहला सॉन्ग रिकॉर्ड करने के लिए मैंने तुम्हारे लिए पार्टिसिपेशन फॉर्म फिल किया है। प्रतिष्ठा, ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली, चाहे कुछ हो जाए, और ये सब शौक मेरे पहले थे, अब ऐसा कुछ नहीं। प्रतिष्ठा, जल्दी करो, डायरेक्टर आने वाला होगा। प्रतिष्ठा, मैं ये सब नहीं करने वाली हूँ बस। प्रतिष्ठा, मुझे पता है मैं सुन नहीं सकता हूँ। तुम ये सब इसलिए कह रही हो ना? देखो, अगर मैं सुन नहीं सकता इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरी वजह से तुम अपनी इच्छाओं को खत्म कर दोगी। ऐसा बिल्कुल मत करो, ये तुम्हारा सपना था ना, मुझे भाभी ने बता दिया है, अब तुम पीछे नहीं हट सकती, तुम्हें मेरी कसम बस। और फिर उसके बाद हमें बहुत बड़े डोनर भी मिल चुके हैं तुम्हारी आंखों के लिए, हमें इसके बाद इनसे मिलने जाना है। प्रतिष्ठा, अपने इतने सारे फैसले कर लिए, मुझे कुछ भी नहीं बताया, पर मेरी एक आपकी सिर्फ उन दोनों में से एक ही बात मानूंगी। प्रतिष्ठा, ये किसी बेवकूफी जैसी जिद्दी हुई। प्रतिष्ठा, आप मेरे हर फैसले की इज्जत करते हैं, मुझे मालूम है, वैसे ही मैंने भी ये डिसीजन कुछ सोच कर ही लिया। प्रतिष्ठा, लेकिन प्रतिष्ठा, हमारे देश में न जाने कितने लोगों को देख नहीं सकते, कितने ही लोग जो है सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, चल भी नहीं सकते, तो हर किसी के पास ये सुविधा तो नहीं है ना। और आज ट्रांसप्लांट करने में इतना खर्चा होगा, इससे न जाने कितने ही लोगों का सही इलाज हो जाएगा। मुझे आंखों की जरूरत नहीं, मेरे पास इतनी सारी आंखें हैं, सबसे पहले मेरे पास तो आप है, तो मैं क्या करूंगी? इसलिए अब मैं अपने लिए कुछ भी नहीं चाहती, अपने जैसे और हमारे जैसे लोगों को कुछ करना चाहती हूँ। उम्मीद है आप मुझे समझेंगे। तो क्या आप मेरे इस फैसले में साथ दे हैं? प्रतिष्ठा ने उसे गले से लगाया और उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। अच्छा, बहुत हो गया ये सब, चलो अंदर और अच्छे से रिकॉर्ड करना सॉन्ग। आई नॉलेज तुम अपना बेस्ट दोगी। तो अंदर वेटिंग रूम में बैठ गए। एक एक करके म्यूजिक डायरेक्टर अमित सिन्हा सबको बुला रहा था और अब तक उसे किसी का भी सॉन्ग पसंद नहीं था। अब बारी है प्रतिष्ठा जायसवाल की, तो प्रतिष्ठा ने उसे ऑल द बेस्ट कहकर दरवाजे के पास छोड़ा और वो अंदर चली गई। ये रिकॉर्डिंग रूम था जिसके उस पर अमित अपने असिस्टेंट से बात कर रहा था, या यूं कहे डांट रहा था। प्रतिष्ठा बस नर्वस होकर उस रूम में सर झुकाए खड़ी थी। अमित, व्हाट इज दिस रूप? क्या है ये सब? हाँ, एक भी ऐसी बोर्ड्स नहीं मिल रही जिसे एक साइन करूं जो सांस का नेक्स्ट फेस हो, बट अब एक भी ढंग का सिंगर नहीं मिला। रूप, अभी कुछ और भी बाकी है, हो सकता है उनमें से कोई आपको पसंद आ जाए। जो अभी यहाँ खड़ी है वो देख नहीं सकती, तो आपको माइक में उन्हें कहना होगा स्टार्ट करने के लिए। अमित, लो अब ये नया शुरू हो गया, कैसे कैसे लोग आ जाते हैं स्टूडियो में। रूप, सर प्लीज, उनकी रिक्वायरमेंट बहुत बड़ी कंपनी की सीईओ ने की है, तो एक बार सुन लीजिए। अमित, माइक में स्टार्ट बोला।
लेकिन अब तक उसके सामने नहीं देखा था। पर जैसे ही प्रतिष्ठा का गाना शुरू किया वो उस आवाज में ही खो गया। उसे ये आवाज कुछ जानी पहचानी सी लगी, इसीलिए उसने तुरंत आंखें खोल दी तो सामने प्रतिष्ठा को देखकर हैरान, परेशान और खुश हो गया। अमित, इस कंटेस्टेंट का नाम क्या है? रूप हॉर्न देकर, सर प्रतिष्ठा जायसवाल। अमित, वर्ड ठीक से चेक करो, प्रतिष्ठा गुप्ता होगा। रूप, सर नहीं, यहाँ तो जायसवाल है। प्रतिष्ठा ने गाना खत्म किया और चुपचाप खड़ी हो गई। वहीं अमित ने उसे यहाँ लेकर आओ। रूप गया, प्रतिष्ठा को अपने साथ लेकर आया और अमित के रूम में ले गया। रूप, मैम ये हमारे डायरेक्टर है, उन्होंने ही आपको बुलाया है। प्रतिष्ठा हाथ आगे करके, हेलो सर। अमित, हेलो तीसू। प्रतिष्ठा आवाज को पहचानने के लिए कुछ देर सोचते हुए, अमू ये तुम है? अमू ये तुम हो क्या? अमित, इम्प्रेसिव, तुम्हें याद था? मैं ही हूँ, ये मैं हूँ। प्रतिष्ठा, कैसे भूल सकती हूँ, एक तुम ही हो जो 30 भुलाते थे मुझे। अमित, कॉलेज में भी तेरी सिंगिंग का दीवाना था और आज भी हूँ, लेकिन ये सब कैसे हुआ? तू कहाँ चली गई थी? कभी मिली ही नहीं। प्रतिष्ठा ने उसे सब कुछ बता दिया और फिर अमित ने सब कुछ सुनने के बाद उसे ही सिलेक्ट किया और रिकॉर्डिंग के लिए बुलाया। प्रतिष्ठा ने अमित को प्रतिष्ठा भी मिलवाया। तीनों बातचीत में लग गए, साथ में लॉन्च किया और एंजॉयमेंट भी। इसी सब में शाम हो गई। वो लोग अमित को बाय कहकर घर को चले गए। प्रतिष्ठा की अब खुद की पहचान बनने वाली थी। वो अभी सिन्हास की कंपनी का नया फेस बन चुकी थी। अरुण और आरिणी के लिए आज की रात सुषमा जी ने होटल में डिनर और स्टे रखवाया था, जिसकी वजह से वो लोग ऑफिस से जल्दी निकलकर घर गए, कपड़े बदलकर होटल के लिए चले गए और अपने नए सफर की शुरुआत की। संकल्प आज ऑफिस से सबसे लेट निकला। फिर उसे याद आया कि उसे सरस्वी को लेने जाना है। वो वहाँ से सीधा गुप्ता हाउस चला गया, वहाँ उसका स्वागत अच्छे से किया। फिर वो सरस्वी के साथ लेकर निकल गया। रास्ते में जगह जगह पर ट्रैफिक था, पर कुछ दूरी पर एक आदमी बस नीचे उतर रहा था तो वो गिर गया। सरस्वी बाहर निकली और उस आदमी से की मदद करने लगी। उसने उनके बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि अभी अभी दूसरे शहर से लौटे हैं, यहाँ से कुछ दूरी घर है, बस बीच में अटक गए हैं तो अब पैदल जाने को सोच रहे हैं। सरस्वी ने उन्हें जीत की और कहा कि छोटी गाड़ियों की लाइन जल्दी ही हट रही है, तो आप हमारे साथ चलिए। सरस्वी ने उन्हें गाड़ी के पीछे सीट पर बैठा दिया। संकल्प, जो अब तक बस फोन में बिजी था, उसने एक बार भी पीछे बैठे आदमी को नहीं देखा। सरस्वी खुद ही उनके बारे में बता रही थी और फिर संकल्प ने गाड़ी चलाने के लिए कहा। अभी थोड़ा आगे बढ़ ही थे तो सरस्वी ने पूछा, अंकल जी आप कहाँ रहते हैं? वो आदमी, बेटा बस यही 5 घर छोड़कर एक कॉलोनी है, अरोरा मेंशन है वही। संकल्प ने अरोरा मेंशन सुनकर एक नजर फ्रंट व्यू मिरर में देखा तो उसकी आंखें में गुस्से से लाल हो गई और उसने अपनी गाड़ी स्टीयरिंग पर कस दी और एकदम से ब्रेक लगा दी। सरस्वी ने पूछा, क्या हुआ, आपने गाड़ी क्यों रोकी? संकल्प, क्योंकि ये कोई टैक्सी या फिर सरकारी सेवा के लिए नहीं है जो मैं किसी की भी मदद करता रहूंगा। इनसे कहो ये खुद ही चले जाए। सरस्वी, ये कैसी बात कर रहे हैं, बस थोड़ा ही दूर है इनका घर, जल्दी रात में कहाँ जाएंगे ये? संकल्प, तुम्हारा इतना ही मन है तो तुम्हें इन्हें चलकर छोड़ाओ, लेकिन मुझे घर जाने में देरी हो रही है। वो आदमी, अरे बेटा मेरा घर ज्यादा दूर नहीं है, मैं जा सकता हूँ, तुम दोनों लड़ो मत। वो गाड़ी से बाहर निकल कर चला गया और सरस्वी ने बहुत समझाया, लेकिन वो उसके सर पर हाथ फेर कर चले गए। सरस्वी का गुस्सा 7वें आसमान पर था, वही संकल्प का गुस्सा भी उससे ऊपर ही था। उसने गाड़ी स्टार्ट की और घर की ओर चल दिए। सरस्वी, आप इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हैं? हाँ, एक इंसान की मदद नहीं कर सकते थे? संकल्प, मैंने लोगों की मदद करने का ठिकाना नहीं ले रखा। वो दोनों घर पहुंचे। सरस्वी बिना कुछ बोले रूम में चली गई। चित्रा जी आज पहले ही खाना खाकर सो चुकी थी। संकल्प के कहने से प्रतिष्ठा बाहर से खाकर आने वाले थे और इन दोनों को लेट होना था। संकल्प भी पीछे पीछे रूम में पहुंचा जहाँ सरस्वती सामान पर गुस्सा निकाल रही थी, पटक पटक कर। संकल्प को इन सब से कुछ फर्क नहीं पड़ा। वह वॉशरूम में गया, कपड़े बदल कर आया और खाना खाने हॉल में चला गया।
कुछ देर तक उसने देखा सरस्वती नीचे नहीं आई, तो वो अभी चुपचाप खाना खाने लगा। तो और वो ऑफिस रूम में देखा तो सरस्वती सोफे पर सो रही थी।